डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। माहिरीन मईशत का पैनल हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ नज़र साहब, अकबर जैदी साहब, खाका नजीब साहब, उज़ैर यूनुस साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ नज़र साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने बॉन्ड की अदायगी कर दी है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा अंदेशों का इजहार किया जा रहा था। आप समझ रहे हैं अभी भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है क्योंकि मार्केट की गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं जा रही है? देखिए, इमीडिएटली तो हमने इसको मीट कर दिया है। देखना यह कि हम जा किस तरफ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर रिस्क आया है तो अगले महीने हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें जो रिज़र्व्स कम हो रहे हैं और जो हमारे पास ये गैर यकीनी सूरत हाल है कि कितने ममालिक से और कितने फंड्स आएंगे, और जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं $22 बिलियन के करीब, तो उसमें यह सूरत हाल जो है ऐसी है कि इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं है कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे और कब तक आएंगे। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आप देख रहे हैं कि जो इंटर बैंक रेट है और जो ओपन मार्केट रेट है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये इस बात की जो है निशानदेही कर रहा है कि मार्केट को यह अंदेशा है कि पाकिस्तान अगले महीने नहीं सही, लेकिन ये कि अगले 6 महीने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में बात करूं, कि अगले 3 साल में जो हमारे बैरूनी अदायगियां हैं वो तकरीबन $73 बिलियन हैं। तो इस वक्त तो जो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने $1 बिलियन का पेमेंट कर दिया, लेकिन एक खाली बात नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो $130 बिलियन है। ये तकरीबन हमारे जीडीपी का 40% है। 7 साल पहले की सिर्फ 25% होता था। हमारा जो टोटल डेट है वो 62 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया है, जो हमारे जीडीपी का 90% है। तो हमारे जो कर्जों की सूरत हाल है और जो अदायगियों का शेड्यूल है उसके लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये ख़तरा जो है बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी अदायगियाँ वक्त पर नहीं कर पाएगा। अब ये कब होता है इसका दारोमदार मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बात पे है कि हम कितने फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि हमारे जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि IMF के साथ प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि दूसरे ममालिक भी अपना हाथ रोक सकते हैं। अकबर जैदी साहब, आप कहिएगा कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आप देख रहे हैं अभी भी? देखिए, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट तो होगा नहीं। ये ख़दशात हमारे अप्रैल से चल रहे हैं और ये लगता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ममालिक IMF के प्रोग्राम में होते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते। IMF भी डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता, और डिफ़ॉल्ट करना बहुत उसके संगीन नताइज होते हैं। जो अभी तो कुछ भी बुरे हालात नहीं हुए, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट करे या कुछ इस तरह का हम रीशेड्यूलिंग की भी बात करें जो कुछ लोग कह रहे हैं, उससे बहुत सख्त और संगीन नताइज होंगे। तो इसलिए हम करना नहीं चाहते और ना करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वाली हुकूमत भी जो है, मिफ्ता इस्माइल भी, उसके बाद इसाक डार, इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ करेंगे, कोई इंटरवेंशन करेंगे। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। और खाका नजीब साहब, आप बताइएगा, आपने क्योंकि ज़ाहिर IMF के साथ डील भी किया है वज़ारत ख़ज़ाना में, आप भी समझ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी शाजिब साहब ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। देखें, पाकिस्तान को इमिनेंट कोई ऐसा खतरा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी पेमेंट करनी हो जो हम ना कर सकें। हमने 1.2 बिलियन सकूक की पेमेंट करनी थी, वो हमने कर दी है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए भी और दुनिया भर के लोगों के लिए भी बहुत हाई है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत परेशान कौन है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली अथॉरिटीज़ भी इसको समझ नहीं पा रही, इसलिए वो इसको मीट नहीं कर पा रही। इस पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, सो डॉलर्स की शॉर्टेज है, सो लोग समझते हैं कि एक परसीव्ड डिफॉल्ट का रिस्क है। पाकिस्तान ने $32 अरब FY23 में जमा करने हैं। पाकिस्तान उनको करने के लिए भी मुश्किल लग रही है। अथॉरिटीज खुद ये कह रही हैं कि अभी तक $14 बिलियन हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $7 अरब से नीचे हैं इस वक्त, जो बमुश्किल 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। ये वो चीज
चीजें हैं जो परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को बहुत हाई रखे हुए हैं और ऑल रोड्स टू मीट दिस चैलेंज लीड टू ओनली वन प्लेस शाहजेब साहब, एंड दैट इज कॉल्ड IMF। जो IMF का डिले है उसने इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को हाई रखा हुआ है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता या उसमें कोई कबाहत आती है तो फिर आपका जो रियल रिस्क है ऑफ मेकिंग सम पेमेंट्स डिफिकल्टी में आ जाए। उज़ैर यूनुस साहब, आप बताइएगा डिफ़ॉल्ट के खतरात की जो बात हो रही है, हालांकि वज़ीर ख़ज़ाना बार बार कह रहे हैं ऐसा कोई खतरा नहीं है, बॉन्ड की अदायगी भी हो गई, आप इसको सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, डिफॉल्ट का खतरा जो इमीडिएट था सुकूक की बॉन्ड पेमेंट का वो तो टल गया है। अब अगली जो सॉवरेन पेमेंट है वो अप्रैल 2024 में है। तो ऐसा नहीं है कि इमिनेंट डिफॉल्ट हो जाए सॉवरेन लेवल पे जहां कर्जों की अदायगी ना हो सके, लेकिन जहां तक लेटर्स ऑफ क्रेडिट हैं, बैंक्स की अदायगी है डॉलर के अंदर, क्वाज़ी सॉवरेन डेट जिसे कहा जाता है, जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं या पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने डॉलर में अदायगी करनी है, उसका रिस्क अभी तक मौजूद है। और जब तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, उसका रिव्यू कंप्लीट होकर अगला ट्रांच नहीं आएगा, ये रिस्क बढ़ता ही चले जाएगा। मगर उसे IMF का क्या किया जाए, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं जी हमने आपकी शराइत पूरी कर दी है, रिलीज़ कीजिए। IMF कह रहा है कि जी हमने पूरा प्रोग्राम का टारगेट देखना है, पूरा प्रोग्राम देखना है। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर, अगर आप नहीं आते तो ना आए, क्या किया जाए? जी शाहजेब, देखें वो कहते हैं कि कभी कभार किसी की आंखों में आंखें डाल के ज्यादा घूरने लग जाए तो सामने वाला जो है वो नाराज हो जाता है। तो वही हुआ है डार साहब के साथ। रियलिटी ये है कि वो जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर कह रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर उनके साथ 2013 से 16 तक हुआ था, जहां IMF ने छूट दे रखी थी। अब इस वक्त वो छूट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जो आपने एग्रीमेंट्स की हैं, आप फिस्कल डेफिसिट पे काम करें, पावर सेक्टर पे काम करें, रिटेलर्स और टैक्सेस लगाएं रिटेलर्स और रियल एस्टेट के ऊपर। तो जब तक वो काम नहीं होगा, IMF जो वेवर्स जिसकी तलाश है डार साहब को, वो नहीं मिलेंगे। और जब तक IMF प्रोग्राम वापस बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक जो बॉन्ड मार्केट है दुनिया की, उस पर एक्सेस टू डॉलर्स पाकिस्तान के लिए नामुमकिन रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कौन दुरुस्त है यहाँ पर और क्या करना चाहिए वजारत खजाना को फौरी तौर पर IMF की किस्त के लिए? देखिए, हमें तो जो सबसे बड़ा मसला है हमारे वो है कि वो उनको इतराज़ है कि हमारे रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो पॉलिसी लेवल पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो प्रूडेंट वे होगा कि वो ये कि अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके जो अपने कर्जों हैं, कर्जाजात हैं, उसकी रीशेड्यूलिंग के लिए बात करे। पाकिस्तान ये पहले भी कर चुका है, 1998 के बाद, फिर 2001 में 9/11 के बाद भी हुआ था, तो कोई ये नई बात तो नहीं होगी। और जब इतने ही भारी अदायगियाँ हैं और जब उसको पेमेंट करने का कोई वाज़ेह जो है रोड मैप नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम रीशेड्यूलिंग की बात अभी करें। अगर नहीं करते हैं तो मुझे खदशा है कि सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। अकबर साहब, आप भी बताइएगा कि फिलहाल क्या IMF प्रोग्राम की फौरी तौर पर किस्त मिलना एतमाद की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है और मईशत के लिए? फौरी तौर पे तो करने चाहिए, लॉन्ग टर्म में IMF से दूर भागना चाहिए। और ये आज तो कह रहे हैं आई डोंट केयर, बड़े दबंग स्टाइल से इन्होंने कहा था। आप देखिएगा 1-1.5 महीने के बाद ये वहीं पहुंचे होंगे, उनके साथ IMF की टीम आ रही होगी और वही कर रहे होंगे जो IMF ने कहा है। जैसे मैंने कहा, इनको इलेक्शन जीतना है, कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी है। इस माहौल में ये इलेक्शन जीत नहीं सकते और उन्होंने वो हालात पैदा करने जो IMF के साथ ही कर सकते हैं, उसके बगैर इस वक्त नहीं कर सकते, और वो इलेक्शन की तरफ जाना है। इनकी इक्तिसादी पॉलिसी ये है कि इलेक्शन किस तरह जीतना चाहिए, इक्तिसादी पॉलिसी कोई नहीं। खकाना जी साहब, आप कहिएगा आपने डील किया IMF के साथ, वो आगे के भी टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल्स बदल गए हैं सैलाबों की वजह से, दुरुस्त बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम किए हैं, एक ही प्रोग्राम कंप्लीट किया है। मैंने डार साहब के साथ ही बैठ के ये प्रोग्राम एंकर किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देखें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सितंबर तक के टारगेट्स जो हैं, चाहे वो इंडिकेटिव टारगेट्स हों, चाहे वो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हों, हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स हों, वो हमने उनको दिखाने हैं। उनमें से कुछ मीट हुए हैं, कुछ नहीं मीट हुए, और उस पर बातचीत होगी। बट एक चीज तब्दील हो गई है जो कि अथॉरिटीज को भी उस पर थोड़ा सा लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। जो जून में
अहदाफ तय हुए थे FY23 के IMF के साथ, जिस पे उन्होंने सारा प्रोग्राम बेस किया है जब तक वो खत्म नहीं होता, वो सारे अहदाफ जो हैं वो तब्दील हो गए हैं बिकॉज आपको एक फ्लड हिट लगी है। और यहां मैं अथॉरिटीज को लीवे भी दे रहा हूं कि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है ये करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ये डेटा शेयर ना करें। और एक मैक्रो और फिस्कल फ्रेमवर्क, इसका मतलब आसान लफ्जों में यह है शाहजेब साहब कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.5% अब होता दिखाई नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर शायद नेगेटिव चला जाएगा। इन्फ्लेशन हमारी अथॉरिटीज ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो 18-19 का फिगर था एवरेज का, वो 22-23 पे चला जाएगा। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है, करंट अकाउंट का जो खसारा है, वो भी तब्दील हो जाएगा। अब IMF के साथ बैठ के इनको तय करें। IMF को फॉरवर्ड लुकिंग जरूर देखना पड़ता है बिकॉज उन्होंने बेंचमार्क सेट करने हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करना है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का बेस सेट करना है। सो उनसे ये बैठकर तय कर लें। एंड व्हाट आई होप इज कि कोई टेक्निकल मिशन उनके साथ ये चीजें उनको एक फराहम कर दे एंड देन कम टू एन एग्रीमेंट। आई थिंक कि इस वक्त दोनों साइड्स को एक सेटल्ड मैक्रो और फिजिकल फ्रेमवर्क 2023 का बनाना पड़ेगा, उसके बगैर ये अहदाफ तय नहीं हो पाए। उसे एक और बात बार बार की जाती है, हालांकि पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमने देखा इंपोर्ट्स को भी कर्टेल किया है, फिर भी कहा जाता है कि जी हमें अपने जो लिविंग विद इन मीन्स करना चाहिए, और ज़्यादा सख्तियां होनी चाहिए, कंजम्पशन को कम करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है जो हुकूमत को इकदाम करने चाहिए और नहीं किए गए? मैं और कई लोग महीनों से कह रहे हैं कि राशनिंग की ज़रूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एज कि आपकी एनर्जी की जो कंजम्पशन है, आपने वर्कडेज छोटा करना होंगे, लोगों को घर से काम करना है, हुकूमत के अंदर जहां तक हो सके वो करना होंगे। बांग्लादेश जैसे ममालिक ने ये किया समर्स के अंदर, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ शाहजेब देखें कि इमीडिएट टर्म में फैसला करना होगा सियासतदानों को, मुल्क में लोगों को, कि क्या हम यही स्ट्रक्चर चला सकते हैं इकोनॉमी का कि नहीं, जहां अपॉर्चुनिटी जो है वो एक अशराफिया के लिए तो जरूर है, वो ऑडी ई-ट्रॉन्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मुश्किल महंगे बैग्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, लेकिन जो आम शहरी है वो महंगाई के तूफान में जो है वो जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। तो जब तक ये इस्लाहात नहीं होंगे किसी भी हुकूमत से, तब तक ये डिफॉल्ट का जो रिस्क है ये आज नहीं आया, ये कल नहीं आया, ये सालों की जो नाकामियां हैं उसके बाद आया है। तो जब तक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फैक्ट दे दूं कि भारत का शहर पूना जो है वो सिंध के सूबे से ज्यादा रियल एस्टेट टैक्स जमा करता है। तो पाकिस्तान में जो ये हमने खुली छूट दी हुई है अनारकली के बाजार के ताजरों को या रियल एस्टेट में स्पेकुलेटर्स को, ये जब तक खत्म नहीं होंगे, डिफॉल्ट रिस्क और लिविंग विद इन मींस का जो इशू है वो चलता ही रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कि ज़रूरत है अभी भी सख्तियों की? पहले बहुत सख्तियां हुई हैं कि राशनिंग की जाए, किसी भी तरीके से कंजम्पशन को और कम किया जाए। देखिए, जो जुलाई से नवंबर तक है हमारी इंपोर्ट्स हैं, उसमें तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन $6.5 बिलियन की कमी पहले हुई है। तो हम मुल्क को बंद तो नहीं कर सकते, तेल तो हमें चाहिए है, हमारे जो ऑयल के स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी लो लेवल पर हैं, तो वो तो हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अगर हम उसको थोड़ा सा कम भी करें तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो हमें रीशेड्यूल करना है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नाचीज़ राय यही है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट हैज़ बिकम इनएविटेबल। अकबर साहब, आप कहिएगा, आपके सवाल से क्या राय है? मेरा ये ख्याल है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और जो भी पार्टी जीत के आएगी वो सबसे पहले IMF के सामने जाएगी और बहुत बुनियादी उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आज हमें मसाइल सामने दरपेश हैं ये पहले भी थे लेकिन इस वक्त ज़्यादा संगीन है। पहले डिफ़ॉल्ट का नाम कोई नहीं लेता था, अब सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। रीशेड्यूलिंग की बात होती थी लेकिन वो भी टाल देते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं रीशेड्यूलिंग। और आप जो बात कर रहे हैं कि भाई दुकानें आधे दिन खुली रहें, फिर एक दिन छुट्टी हो, फलां हो, ये वो हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की भी करनी, आगे भी करनी। हमारी गुर्बत की सतह में बहुत इजाफा हुआ है जब से फ्लड्स आए, जब से कोविड के बाद, तो हम इस तरह चल नहीं सकते। इनको बहुत संजीदगी से सारे लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से बैठकर फैसला करना पड़ेगा और सब एक ही तरह का फैसला करेंगे कि IMF के जो हिकमत अमली है उसको इलेक्शंस के बाद इसको सही तरह से करेंगे। वो अच्छा है या बुरा है, उसके असरात क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये उससे पहले कुछ नहीं होने वाला।
खाका नजीब साहब, आप कहिएगा, जैसे ही ग्रोथ आती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। अब करंट अकाउंट को कर्टेल कर भी रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट में मसले हैं, क्योंकि हमें कर्ज की अदायगियां करनी हैं। क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर मुआशी स्लो डाउन होगा तो मुआशी बदहाली आएगी, मगर दूसरी तरफ ये क्राइसिस पैदा हुआ है। तो ये सवाल है शहज़ेब साहब कलीदी, और इस पे तो कभी हम बहस रखेंगे कि फंडामेंटल चेंजेस क्या हैं, क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी 5% पे आके एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में चली जाती है। बट इन द शॉर्ट रन भी कुछ चीजें करने की हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और वो हमें ना IMF रोक रहा है ना ही कोई और मना कर रहा है। वो क्या है? वो ये है कि कंजर्वेशन पॉलिसी जो है, आपका $24 अरब का बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अगर आप एक कंजर्वेशन पॉलिसी चलाएं, इससे क्या मतलब है? आसान अल्फाज में मतलब है कि आप कमर्शियल सेंटर्स को 6 बजे बंद कर दें, आप डे लाइट सेविंग्स पे चले जाएं, आप कार पूलिंग पे चले जाएं, आप दफातर को 4 दिन पे ले आएं, आप स्कूल में बच्चों को 4 दिन पे ले आएं। आपने कोविड के दिनों में ये बहुत अच्छा रन किया है। जब अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट बिल कम कर देंगे। नंबर 2, आप अपने रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पे रहें। देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एक्सचेंज रेट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ ठीक है, इन द शॉर्ट रन, दो आई एम नॉट अ फैन कि इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए, बट स्टेट बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ले रहा है स्टेट बैंक, उनको कुछ अरसे के लिए हमें रखना पड़ेगा। बट रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो कि ठीक की गई है वो भी करें, और दूसरा अपना एक्सपेंडिचर्स को कट करें फिजिकल साइड पे भी। अभी भी आपने 1% ऑफ GDP का पहले क्वार्टर में खसारा रन किया है। IMF के साथ आपने 0.7% ऑफ GDP एग्री किया था। जब आप 1% पे जाते हैं तो आप याद रखिए कि इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, सो वो भी करें। अगर ये सारे मेजर्स आप ले लें इन दी इमीडिएट, और बहुत जरूरी हो गया है कि आप PSDP की रीअप्रोप्रिएशन करके लोगों को दिखाएं कि वो प्रोजेक्ट्स जिनकी इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है, वो प्रोजेक्ट्स जिन पे प्रोजेक्ट एड ली जा सकती है। प्रोजेक्ट एड्स की शाहजेब साहब लोग समझते नहीं है, बहुत बड़ी $2 से $4 बिलियन की गुंजाइश होती है, वो लें। इससे आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा संभलेंगी, पर आपकी साथ साथ जो मनी फ्लोज हैं वो बढ़ेंगे। मनी फ्लोज को बढ़ाए बगैर कोई और चारा नहीं है FY23 में $32 अरब से गुजरने का। और ऑफ कोर्स इन दी एंड मैं जरूर ये कहूंगा कि आपको FDI आपने $2 अरब के करीब रखी हुई है। अभी जिस तरह हम चल रहे हैं ये नहीं आएगी। 2 RLNG प्लांट्स को, चाहे वो कतर के साथ डील हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ डील हो, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, ये प्रिपेयर्ड भी हैं। इनको जरूर ऑफलोड करें सो दैट आप पैसे ले सकें। कुछ SPOs करें, OGDCL का कर सकते हैं, PSO का कर सकते हैं, ताकि आप $2 से $4 अरब यहां पे ले सकें। अब ये मेजर्स हैं जो सामने आने चाहिए, जो कॉन्फिडेंस देंगे जिटरी मार्केट्स को कि वो इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क से पाकिस्तान को निकाल सकें। बहुत शुक्रिया। मईशत के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी।